हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे रेंट पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। कोई पर्सन है, उसके पास प्रॉपर्टी है, वो कैसी भी हो सकती है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है। वो उसने किसी पर्सन को किराए पर दे रखी है और उससे किराए की इनकम मतलब रेंटल इनकम वो रिसीव कर रहा है ओनर। अब इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? अगर एप्लीकेबल होगा तो उस पर जीएसटी कौन पे करेगा? ओनर पे करेगा कि टेनेंट पे करेगा? वो फॉरवर्ड चार्ज से पे होगा या रिवर्स चार्ज से पे होगा? इन सारी चीजों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला केस, एक ओनर है, उसकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ओनर ने अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया, किसी पर्सन को, टेनेंट को रेंट पर दिया। अब यहाँ पर दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन कि प्रॉपर्टी कैसी है, आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। दूसरी कंडीशन क्या चेक करेंगे कि टेनेंट उसका यूज कैसे कर रहा है, वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज कर रहा है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। टेनेंट उस प्रॉपर्टी में रह रहा है, अपनी फैमिली को रख रहा है, अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, रहने के लिए ही वो प्रॉपर्टी यूज की जा रही है। इस वाले केस में गवर्नमेंट कहती है कि कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये प्रॉपर्टी पर जीएसटी, जो रेंट पर जीएसटी है वो एग्जेम्प्ट है, आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना, ना ओनर को पे करना, ना टेनेंट को पे करना, चाहे ये रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो। क्लियर? लेकिन टेनेंट के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ सकती है। किन केसेस में आ सकती है? कि प्रॉपर्टी तो रेसिडेंशियल है बट टेनेंट क्या कर रहा है, टेनेंट उसका यूज कैसे कर रहा है, बिजनेस पर्पस या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए उसको यूज कर रहा है। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रहने के लिए यूज करो तो हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस पर्पस से यूज करोगे तो टेनेंट आप हमको जीएसटी पे करोगे। अगर केस ये है कि वो बिजनेस पर्पस या कमर्शियल पर्पस के लिए टेनेंट यूज कर रहा है और टेनेंट रजिस्टर्ड है, क्योंकि जीएसटी को पे करने के लिए रजिस्टर्ड तो होगा ही, वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो जीएसटी कैसे पे करेगा? तो अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है और वो बिजनेस पर्पस या कमर्शियल पर्पस के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, इस वाले केस में टेनेंट जीएसटी पे करेगा रिवर्स चार्ज से। क्लियर? अब ये बिजनेस पर्पस और कमर्शियल पर्पस क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, पहला केस क्या है कि कोई कंपनी है, उसने एक फ्लैट को या फिर किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किराए पर लिया, वो बिजनेस रन कर रही है, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस रन कर रही है। आ गया बिजनेस पर्पस या कमर्शियल पर्पस, ठीक है, तो उस वाले केस में कंपनी जीएसटी पे करेगी गवर्नमेंट को। या दूसरा केस क्या हो सकता है कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स के लिए कोई फ्लैट रेंट पर लिया, तो रह रहे हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज और डायरेक्टर जो हैं वो रह रहे हैं, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए उसको यूज कर रहे हैं, बट क्योंकि यहाँ पर कंपनी रेंट पे कर रही है तो ये माना जाएगा बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पस ही तो वो अपने एम्प्लॉयज के लिए ले रही है, अपने डायरेक्टर के लिए ले रही है, तो बिजनेस पर्पस हो गया। तो ये भी बिजनेस पर्पस और कमर्शियल पर्पस हो गया। तो इन केसेस में कंपनी जीएसटी को पे करेगी गवर्नमेंट को, अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो। दूसरा केस क्या हो सकता है, ऐसे ही कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है या फिर एलएलपी हो सकती है जो कि बिजनेस रन कर रही है किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर, या फिर अपने पार्टनर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए फ्लैट किराए पर ले लेती है और उनका रेंट पे करती है, तो यहाँ पर भी बिजनेस पर्पस हो गया। इस वाले केस में भी पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी जीएसटी को पे करेगी गवर्नमेंट को अगर वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप फर्म का। ये केस कैसे होगा, जैसे कि मैं एक सीए हूं, ठीक है, मैंने एक रेसिडेंशियल हाउस को रेंट पर ले रखा है, मैं उसमें रहती हूँ, रेसिडेंशियल हाउस है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और मैं रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रही हूँ। बट क्योंकि मैं सीए हूँ तो मैंने एक रूम में अपना छोटा सा ऑफिस बना रखा है और मैं वहां से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इस वाले केस में मैं उस प्रॉपर्टी को कुछ कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पर आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए यहाँ पर ये वाला केस क्या हो रहा है ना, कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ही है, ठीक है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ही है और मैं उसको रेसिडेंस के लिए यूज कर रही हूँ, प्लस
मेरा एक छोटा सा बिजनेस है कोई, या मेरा प्रोफेशन है कोई, तो मैं बिजनेस और प्रोफेशन के लिए भी उसको यूज कर रही हूँ। अब आप इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज किया जा रहा है तो उस पर जीएसटी मुझे पे करनी पड़ जाएगी। तो आप इस वाले केस में, प्रोप्राइटर वाले केस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा है रेसिडेंशियल हाउस को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेते हैं प्रोप्राइटर, अगर आप रेसिडेंशियल हाउस को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेते हैं और उसके रेंट को अपने पर्सनल अकाउंट से पे करते हैं, तो इस वाले केस में माना जाएगा कि आपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ही लिया और कोई जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये किसका केस है? प्रोप्राइटर का केस है, क्योंकि कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के केस में तो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन प्रोप्राइटरशिप जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है उस वाले केस में क्लासिफिकेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है कि मेन पर्पस क्या है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि रेसिडेंशियल पर्पस है और अपने रेंट को आप अपने पर्सनल अकाउंट से पे कर रहे हो, इस वाले केस में तो एग्जेम्प्ट है। बाकी का कोई केस होगा तो हम मानेंगे कि बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए वो प्रॉपर्टी यूज की जा रही है और आपको जीएसटी पे करना पड़ जाएगा। बाकी का केस कैसे हो सकता है कि आप पर्सनल अकाउंट से पे ना करके उसका रेंट बिजनेस अकाउंट से पे कर रहे हो, ठीक है। मैं क्योंकि अपना कोई बिजनेस रन करती हूँ या प्रोफेशन रन करती हूँ तो मेरा कोई करंट अकाउंट होगा, मैं करंट अकाउंट से उस बिजनेस को पे करती हूँ, और जब मैं उस बिजनेस का पीएनएल अकाउंट बनाने बैठती हूँ तो मैं उस पीएनएल में जगह पीएनएल अकाउंट बनाती हूँ तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि मेरी रिसीट ये है, ठीक है, मेरी इनकम इससे ये हुई। फिर मैं एक्सपेंडिचर दिखा रही हूँ, मेरा टेलीफोन एक्सपेंडिचर हुआ मेरे बिजनेस से, मैंने इंटरनेट लगवाया, इंटरनेट का एक्सपेंडिचर हुआ, और मैं उसमें बोल देती हूँ मेरा रेंटल एक्सपेंडिचर हुआ, मैंने एक प्रॉपर्टी किराए पर ले रखी है जिसमें मैं बिजनेस करती हूँ, मेरा रेंटल एक्सपेंडिचर भी हुआ। तो इस वाले केस में क्या है कि मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी उनको शो कर रही हूँ, मतलब मैं बिजनेस में क्लियर दिखा रही हूँ कि हाँ भाई मैंने रेंट पे ले रखी है प्रॉपर्टी, मतलब इसका मतलब ये होगा कि वो कमर्शियल पर्पस के लिए ही ली गई है, स्पेसिफिक उस बिजनेस पर्पस से ली गई है। तो ये केस क्लियर कट दिखा रहा है कि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इस वाले केस में कमर्शियल पर्पस के लिए यूज की गई है तो मुझे जीएसटी पे करना होगा। समझ में आ गया? तो अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल यूज के लिए दी जा रही है या ली जा रही है, कोई जीएसटी नहीं है, बट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस के लिए ली जा रही है और टेनेंट रजिस्टर्ड है तो टेनेंट जीएसटी को पे करेगा। अब एक बार क्रक्स इसका देख लेती हैं। यहाँ पर ओनर है और ये टेनेंट है, ठीक है। अब पहला केस क्या है, ओनर रजिस्टर्ड है और टेनेंट भी रजिस्टर्ड है और वो पर्पस क्या है, रेसिडेंशियल पर्पस है, तो रेसिडेंशियल पर्पस आ जाता है जहां पर, तो यहाँ पर क्या होता है, जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है। क्लियर? दूसरा केस क्या हो सकता है, ओनर रजिस्टर्ड है और टेनेंट वो भी रजिस्टर्ड है, पर्पस क्या है, कमर्शियल पर्पस या बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। कौन पे करेगा, टेनेंट पे करेगा रिवर्स चार्ज से जीएसटी, जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी। तीसरा केस क्या हो सकता है, ओनर अनरजिस्टर्ड है और टेनेंट भी अनरजिस्टर्ड है, कौन जीएसटी पे करेगा, कोई पे नहीं करेगा, एग्जेम्प्ट। अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड एग्जेम्प्ट होता है, किसी के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है। और फोर्थ केस क्या हो सकता है, ओनर रजिस्टर्ड है और टेनेंट अनरजिस्टर्ड है। अब टेनेंट अनरजिस्टर्ड है लेकिन वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, रेसिडेंशियल पर्पस हमेशा एग्जेम्प्ट होगा। समझ में आ गया? चाहे ये रजिस्टर्ड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल यूज एग्जेम्प्ट। फिफ्थ केस क्या हो सकता है, ओनर रजिस्टर्ड है, ये अनरजिस्टर्ड है टेनेंट, लेकिन वो कमर्शियल पर्पस या बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो यहाँ पे ये तो पे नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कमर्शियल पर्पस के साथ इसका सबसे पहले रजिस्टर्ड होना जरूरी है, ये तो पे नहीं करेगा। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में गवर्नमेंट फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से ओनर से लेगी जीएसटी को। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है जहां कमर्शियल पर्पस हुआ ना हम जीएसटी को छोड़ेंगे नहीं, टेनेंट पहले तो आपकी लायबिलिटी है, आप रजिस्टर्ड हुए तो आपसे लेंगे, लेकिन टेनेंट अनरजिस्टर्ड हुआ तो ओनर अगर रजिस्टर्ड हुआ तो ओनर से जीएसटी की रिकवरी कर लेगी गवर्नमेंट फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में। अब चलते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के साथ। कमर्शियल प्रॉपर्टी का एक ओनर है, उसकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसने उसको टेनेंट को रेंट पर दे दिया। अब आप खुद ही समझ जाइए
कि जब गवर्नमेंट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में से पर्पस निकाल रही है कि कमर्शियल पर्पस तो नहीं है, और कमर्शियल पर्पस के होने पर वो टेनेंट से कह रही है तुम पे करो, और टेनेंट नहीं पे करेगा, वो अनरजिस्टर्ड है, तो फॉरवर्ड चार्ज से ओनर से कह रही है कि तुम पे करो, वो अपने जीएसटी को छोड़ नहीं रही, तो यहाँ तो प्रॉपर्टी ही कमर्शियल है, तो वहाँ वो यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे अपने जीएसटी को छोड़ देगी, है ना। तो पहली बात क्या है यहाँ पर, पहला केस क्या देखते हैं हम, ओनर, ओनर रजिस्टर्ड है, क्लियर। टेनेंट रजिस्टर्ड भी हो अनरजिस्टर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में लायबिलिटी किसकी है, ओनर की। ओनर रजिस्टर्ड है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ओनर रजिस्टर्ड है, ओनर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से जीएसटी को पे करेगा, क्लियर। तो प्रॉपर्टी कमर्शियल है, उसका यूज कुछ भी हो, रेसिडेंशियल भी हो कमर्शियल हो, वैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी का यूज कमर्शियली होता है, रेसिडेंशियल कम ही होगा, होता नहीं है, बट कुछ भी यूज हो, प्रॉपर्टी कमर्शियल है, उस वाले केस में ओनर रजिस्टर्ड है तो ओनर जीएसटी को पे करेगा। अगर ओनर अनरजिस्टर्ड है और टेनेंट भी अनरजिस्टर्ड है तो कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है, फिर तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अगर ओनर अनरजिस्टर्ड है और टेनेंट रजिस्टर्ड है, इस वाले केस में गवर्नमेंट कहती है, क्योंकि टेनेंट रजिस्टर्ड है, ओनर अनरजिस्टर्ड है, टेनेंट रजिस्टर्ड है, तो टेनेंट यहाँ पर जीएसटी पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझ लो इस चीज को कि ये कब से एप्लीकेबल है, 10 अक्टूबर 2024, मतलब कल से ही इस पर रिवर्स चार्ज आ जाएगा, इस प्रॉपर्टी पर नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन 9/2024 सेंट्रल टैक्स का रेट्स का नोटिफिकेशन है ये। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कल से 10 अक्टूबर से अगर आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर ले रखी है, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, बट आपका ओनर जिससे आपने प्रॉपर्टी किराए पर ली है वो अनरजिस्टर्ड है, तो आपके ऊपर लायबिलिटी आएगी जीएसटी को पे करने की, उस रेंट पर जीएसटी को पे करने की, ठीक है। ये वाली बात ध्यान से समझ लीजिए। तो आपको समझ में आ गए होंगे सारे सिनेरियोज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में। आई होप कोई डाउट नहीं रह गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।